इस टॉपिक के फिनिश होने के बाद हम लोगों को डिस्कस करना है डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टर्स ऑफ कंडक्टर। तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक का पूरा लिंक इस रिजल्ट से है, जिस रिजल्ट को अभी हमने यहाँ पर नोट किया है। और मेनली दो रिजल्ट इसमें वर्क करेंगे, रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस का। हालांकि अगर हम रजिस्टिविटी को भी यहाँ पर हटा दें तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये है, और रजिस्टिविटी को भी हम हटा रहे हैं यहाँ से। तो इस रिजल्ट में हम क्या देख रहे हैं, जो वैल्यू है डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टर्स आर इन कंडक्टर तो हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि हम सबसे पहले मेटल की बात करेंगे या कंडक्टर की, जिसमें हम पहले लेते हैं नाइक्रोम, देन उसके बाद कॉपर एंड एल्युमिनियम। तो पहले हम नाइक्रोम की बात करेंगे। नाइक्रोम की कंडीशन ये होती है कि 0 केल्विन से लेकर के 500 केल्विन तक जो इसका टेम्परेचर ग्राफ होता है वो लीनियरली होता है विद द रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी का जो हमने रिजल्ट अभी निकाला था फॉर रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रजिस्टिविटी आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक नाइक्रोम मटेरियल है, हम इसका टेम्परेचर 0 केल्विन से लेकर के 500 केल्विन तक बढ़ाते चले जाते हैं, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप इसको हीट करना शुरू कर रहे हैं नीचे से, तो इन इलेक्ट्रॉनों को इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी मिल जाती है कि उसको वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर उससे मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। और जब इतनी तेज़ी से मूवमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है कंडक्टर के अंदर वो नंबर ऑफ आयंस से जल्दी कोलाइड होंगे। जब नंबर ऑफ आयंस से वो जल्दी कोलाइड होंगे तो एक कोलिजन के बाद तुरंत दूसरा, दूसरे के बाद तुरंत तीसरा, तो उनको रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। इट मीन्स एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का जो रिलैक्सेशन टाइम टाउ है वो अब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टाउ इज डिक्रीजेस। रिजल्ट आपको क्या मिला, जैसे ही टाउ डिक्रीज हुआ यानी ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, डिक्रीज होती चली गई। और डिनोमिनेटर का डिक्रीज होना इट मीन्स रजिस्टिविटी का इंक्रीज होना। लेकिन ये केस तो मेटल या कंडक्टर में है, तो आप यहाँ लिख देंगे आर कंडक्टर। तो जब हम नाइक्रोम की बात करेंगे तो नाइक्रोम में टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर रजिस्टिविटी क्या होती है, धीरे इंक्रीज हो रही है यानी बढ़ रही है। तो हम यहाँ नीचे टेम्परेचर दिखा दे रहे हैं, ये टेम्परेचर और ये रजिस्टिविटी। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। बट नाइक्रोम के केस में ये ग्राफ कैसा होता है, लीनियर होता है। लीनियर का मीन्स आप रजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, आप टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाएंगे रजिस्टिविटी भी इतनी बढ़ जाएगी। फिर टेम्परेचर आपने बढ़ाया, देखा रजिस्टिविटी क्या हुई और बढ़ गई। तो यहाँ ग्राफ लीनियर था। बट अगर हम एक एल्युमिनियम या फिर कॉपर को लेते हैं तो उसका ग्राफ लीनियर नहीं होता है। 0 केल्विन से लेकर के आप 500 केल्विन तक ले गए तो आपने क्या देखा एल्युमिनियम के केस में कि टेम्परेचर आप यहाँ बढ़ा रहे हैं, तो पहले क्या है कि रजिस्टिविटी बढ़ रही है, फिर अचानक बहुत तेज़ी से शार्पली ग्राफ क्या हुआ, रजिस्टिविटी इतनी ज़्यादा हाई हो गई टेम्परेचर के बढ़ते ही कि आप इसको सोच भी नहीं सकते थे कि इतना हमने टेम्परेचर बस इतना बढ़ाया तो ग्राफ लीनियर ना होकर के अचानक से बढ़ जाता है। इट मीन्स यहाँ पहुँचने का क्या मीन्स है, टेम्परेचर हमने कम ही बढ़ाया लेकिन उसकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो गई। आपको ये बात पता है कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू आपका रेजिस्टेंस जो वैल्यू है आर होता है रो एल बाई ए। इट मीन्स जो आर है वो टोटली डिपेंड कर रहा है आपका रजिस्टिविटी पे। जिसकी रजिस्टिविटी बढ़ेगी इट मीन्स उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो यहाँ रिजल्ट क्या निकल के आया कि अगर हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिक्रीज़ हो रहा है, क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया। किसी भी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से क्या करेंगे, उस एनर्जी को गेन करेंगे और मूव करना शुरू करेंगे। जितनी जल्दी वो मूव करेंगे उतना जल्दी वो कोलाइड करेंगे। जब कोलाइड करते चले जाते हैं तो उस सिचुएशन में कोलिजन टाइम पर उनका रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिक्रीज होता है और डिनोमिनेटर का डिक्रीज होना मतलब रेजिस्टेंस का इंक्रीज होना।
इसके बाद हम लोग आते हैं सेमीकंडक्टर के केस में। जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर के केस में आप कंडक्टिविटी, ये तो जानते हैं ये एक तरह से लॉ का वर्क करता है। और सेमीकंडक्टर के केस में हम लॉ क्यों बोल रहे हैं इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखता है। अभी आप डोपिंग कर रहे हैं, सपोज इतना आपने मेटल मिलाया, उसमें इससे कहीं ज़्यादा नॉन मेटल मिला दिया, तो ये मिक्स होने के बाद इसमें नॉन मेटल की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी और मेटल की प्रॉपर्टी कम होगी। मेटल का कम होने का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो इसमें करंट की कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनों की कंडक्टिविटी बहुत कम होगी। सपोज़ आपने जस्ट अपोजिट किया, डोपिंग करते समय आपने मेटल वाले पार्ट को ज़्यादा मिलाया और नॉन मेटल को कम कर दिया। तो जब आपने नॉन मेटल को कम किया तो उस केस में आपने बाउंड इलेक्ट्रॉनों को बहुत कम रखा है और फ्री इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा रखा है। तो इस केस में भी ये क्या है, सेमीकंडक्टर, बस इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कंडक्ट करेंगे। तो सेमीकंडक्टर का डोपिंग का कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, बट ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ये आपका जो था R = m n(a²τ), इस वैल्यू में आप ये ध्यान दीजिए। और साथ में जो आपका रजिस्टिविटी था, रजिस्टिविटी आल्सो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका टाउ पे डिपेंड कर रहा है, n पे भी और टाउ पर भी। अभी आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर का, तो सेमीकंडक्टर के केस में हम क्या जानते हैं कि सेमीकंडक्टर मेटल नॉन मेटल दोनों होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के पार्ट होते हैं, नॉन मेटल के पार्ट क्या होंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे। आपने एनर्जी देनी शुरू कर दी, नीचे से उसको हीट देना शुरू कर दिया सेमीकंडक्टर को। अंदर के जो इलेक्ट्रॉन जो बाउंड थे, यानी अपने ऑर्बिट के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे थे, जो फ्री नहीं थे, कुछ तो फ्री थे और कुछ क्या कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे। तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे उनको अचानक एनर्जी मिली, वो अपने ऑर्बिट को छोड़ देंगे, यानी फ्री हो जाएंगे। और फ्री हो जाएंगे तो इस तरीके से, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी वैल्यू बढ़ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ रही है। इस केस में आप बताइए, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ये इस बार डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ रहे हैं हीट देने पर, ऑर्बिट छोड़ करके फ्री हो रहे हैं सेमीकंडक्टर में। तो हमने क्या देखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है। डिनोमिनेटर का इंक्रीज होने का मीन्स क्या है कि आर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। किसी भी हम इसमें देखेंगे वैल्यू को, अगर डिनोमिनेटर कहीं भी इंक्रीज होता है, नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू न्यूमरेटर, तो उस केस में क्या है, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होने पर टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले से कम आएगी। यानी किसकी वैल्यू कम हो जाएगी, रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस की। तो यहाँ एक फैक्टर समझ में आया कि जब आप किसी भी सेमीकंडक्टर को हीट देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, पहली बात तो ये 0 डिग्री से 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर के फॉर्म में रहता है। सेमीकंडक्टर यानी एज ए इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करेगा। लेकिन आपने किसी सेमीकंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे रख दिया तो उस सिचुएशन में वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा होता है सेमीकंडक्टर के लिए कि अंदर के इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे थे, बाउंड थे, उनको रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी मिल चुकी होती है कि वो अपने ऑर्बिट को छोड़ करके फ्री हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे नंबर क्या हो रही है, नंबरिंग क्या हो रही है, फ्री इलेक्ट्रॉनों की नंबरिंग बढ़ रही है, क्योंकि ऑर्बिट से फ्री होने वाले इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ रहे हैं, कंडक्टर में ही, उस सेमीकंडक्टर में ही फ्लो करने लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एन की वैल्यू बढ़ रही है, और एन की वैल्यू का इंक्रीज होने का मीन्स क्या है, डिनोमिनेटर का इंक्रीज होना, इट मीन्स रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। यदि डिनोमिनेटर पूरा डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो। और वहीं बात करते हैं अगर इंसुलेटर की, अच्छा इसका एक ग्राफ भी है, तो ग्राफ आप इसका, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम और सिलिकॉन का कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं। रेजिस्टिविटी कब डिक्रीज होगी आपको पता है, जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे। तो पहले टेम्परेचर कम था, रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई थी, इतनी रही होगी। टेम्परेचर आपने और बढ़ा दिया, रेजिस्टिविटी और कम हो गई। फिर उसके बाद टेम्परेचर आपने और बढ़ाया, रेजिस्टिविटी और कम हो गई।
फिर टेम्परेचर आपने और कम किया, रजिस्टिविटी और कम होती चली गई, यानी ये वैल्यू धीरे धीरे ऐसे आ रही थी। बाद में आपने क्या देखा, ये वैल्यू ऐसे आते आते एकदम इस तरीके से हो गई, यानी आप टेम्परेचर बढ़ाते चले गए, रजिस्टिविटी एकदम कम होके यहाँ तक आ गई। ये इसका ग्राफ है सेमीकंडक्टर का। जब हम बात करते हैं इंसुलेटर की बात करते हैं, तो इंसुलेटर की कंडीशन में क्या होता है, एक्सपोनेंशियली इसमें चेंजिंग आती है। इट मीन्स इंसुलेटर में तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं। बाउंड का मीन्स ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे नहीं, अगर मिलेंगे भी तो निग्लिजिबल अमाउंट में एज कम्पेयर टू बाउंड इलेक्ट्रॉन। आप कितना भी एनर्जी दीजिए, इनके बीच का एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ करके फ्री ही नहीं हो पाते। यानी जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, या आप केमिस्ट्री में क्लास 11th में पढ़े होंगे कि एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। ये बीच का एनर्जी गैप हो गया, तो एक बैंड से दूसरे बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो ये गैप है, एनर्जी गैप, ये इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन भी करेंगे तो इस गैप को पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाते कि ये एक बैंड से दूसरे बैंड में कंडक्ट कर सकें। या इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आउटर ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, आप किसी भी इंसुलेटर को हीट देंगे भी तो वो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाते कि उस ऑर्बिट को छोड़ करके फ्री हो जाएं और इसके अंदर मूव करने लगें। तो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट समझा कि यहाँ पर आप कितना भी टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपके फ्री नहीं होंगे इंसुलेटर के केस में।